नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है 3 बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के बढ़ने के साथ ही अलगाववादी समूहों ने भी वहां सिर उठाना शुरू कर दिया है। सोपोर पुलिस ने अलगाववादी बुर्का पहनने एक महिला को गिरफ्तार किया है। सोपोर में सुरक्षा बलों के एक बंकर पर पेट्रोल बम फेंकने वाली बुर्का पहनने महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला की पहचान बारामूला निवासी हसीना अख्तर के रूप में हुई है। अरेस्ट की गई महिला कथित तौर पर प्रतिबंधित महिला अलगाववादी समूह दुख्तारन ए मिलत से जुड़ी हुई है। पुलिस का कहना है कि वो पहले से ही यूएपीए के तहत 3 मामलों का सामना कर रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों पर हमला मंगलवार को किया गया था। हालांकि ये मामला कैमरे में कैद कर लिया गया था। कैमरे में कैद मामला वीडियो जो कैद हुआ कैमरे में वो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। अब आपको बताते हैं कि पूरा वीडियो का जो सच है वो क्या है। बारामूला जिले के सोपोर शहर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर के सीसीटीवी फुटेज में महिला को सड़क के बीच में रुकते हुए देखा जा सकता है। महिला अपने साथ एक पर्स भी लेकर चल रही है। वो सोपोर में सीआरपीएफ के कैंप के पास पहुंचती है और पर्स के कथित तौर पर बम निकालती हुई नजर आती है। देखते ही देखते वो पर्स से निकाला गया कथित बम सीआरपीएफ बंकर पर फेंक देती है। संयोग अच्छा था कि महिला का निशाना चूक गया और बम बंकर के बाहर ही रह गया। पुलिस ने कहा कि बम सुरक्षा बैरिकेड्स के बाहर गिरा था और इससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पेट्रोल बम पहले तुरंत बाद पुलिस ने उसके बाद यह भी कहा कि महिला की पहचान कर ली गई है, लेकिन वो 2 दिनों तक गिरफ्तारी से बचने में सफल रही है। कश्मीर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विजय कुमार ने कहा कि आतंकवादी घटना के बाद वो गिरफ्तारी से बच रही थी, लेकिन आज सोपोर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जांच जारी है। आईजी विजय कुमार ने कहा कि महिला प्रतिबंधित महिला अलगाववादी समूह दुख्तारन मिलत से जुड़ी थी और कुछ महीने पहले जमानत पर रिहा हुई थी। कुमार ने कहा कि महिला का पति भी पूर्व में पथराव में शामिल था और उसे जन सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की वर्चुअल बैठक में कहा कि हमारा लक्ष्य विधान परिषद चुनाव के लिए 36 में से सभी 36 सीटों पर जीत हासिल करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने विश्वास जताया कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में जनता बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है, ठीक उसी तरह परिषद के चुनाव में भी होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में फिर से बहुमत की सरकार बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की नजर अब यूपी विधान परिषद पर है। भाजपा चाहती है कि यहां पार्टी को बहुमत मिले और विधान परिषद की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि बीजेपी 36 में से सभी 36 सीटों पर जीत हासिल करे। दरअसल गुरुवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में उन्होंने विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ सत्ता में वापसी के बारे में कहा कि राज्य में फिर से लोकप्रिय सरकार बन गई है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को इस जीत के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का बड़ा योगदान है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि विधान परिषद चुनाव को लेकर हमारा लक्ष्य यह है कि 9 अप्रैल को होने वाले विधान परिषद चुनाव के बीजेपी 36 में से 36 सीटों पर जीत हासिल करेगी। विधान परिषद चुनाव में सहयोगी दलों की संख्या बढ़कर 75 से 80 हो जाएगी। विधानसभा की तरह विधान परिषद में भी भाजपा का बहुमत होगा। इसके लिए सभी को इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे और क्या कहते हैं, देखिए इस वीडियो में। माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में लखनऊ में मेरे साथ में यहाँ पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मेरे साथ वर्चुअली जुड़े यहाँ पर प्रदेश के शासन के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश महामंत्री श्री अमरपाल मौर्य जी, प्रदेश के सभी
हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, हमारे एमएलसी पद के सभी प्रत्याशीगण और जितने भी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, 4 बजे से हमारा ये संवाद होना था, लेकिन हर अच्छे कार्य में बाधा आती है और अच्छे कार्य की सफलता इसी पर निर्भर होती है कि उसमें बाधा कितनी आ रही है। आज भी इस कार्य को प्रारंभ करने के ठीक पहले अभी हाल ही में चुनाव में बुरी तरह परास्त समाजवादी पार्टी ने कुछ व्यवधान डालने का प्रयास किया था, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर हमारे पंचायत प्रतिनिधि जागरूक हो जाएं तो फिर न केवल भ्रष्टाचार बल्कि गुंडागिर्दी भी पूरी तरह समाप्त हो सकता है। और इस दिशा से उन्होंने इस कार्यक्रम को न होने देने के लिए पूरी एड़ी चोटी एक लगाई थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी को कि उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया, और मैं आभारी हूं भारत निर्वाचन आयोग का, जिन्होंने हर प्रकार की आपत्ति को दरकिनार करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुझे अनुमति दी और आज मैं आप सबसे संवाद बना रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पर हम लोग लगभग 20,000 तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर वर्चुअली जुड़ रहे हैं और हर एक जगह पर 5 से लेकर के 50 तक सदस्य एक साथ बैठ करके हमारे साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। एक बड़ी संख्या प्रदेश के अंदर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सभी सदस्यों की एक संवाद के कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़ रही है। कुछ चीजें हैं कि आप सामान्य तौर पर विकास की कुछ आधारों पर कार्य करते हैं का काम किया, बल्कि हमारी सरकार ने पहले कार्यकाल में क्षेत्र पंचायत में, ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में कुछ मूलभूत सुधारों को आगे बढ़ाते हुए ये ध्यान दिया कि कैसे हम अपने सदस्यों के सम्मान की रक्षा करते हुए उनके कार्यों को और भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और खास तौर पर अगर इस मामले में हम देखते हैं तो पहली बार क्षेत्र पंचायत सदस्यों को एक निश्चित बैठक भत्ता देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। क्षेत्र पंचायत प्रमुख को एक निश्चित मानदेय देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। जिला पंचायत के सदस्यों के लिए भी और जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए भी यह व्यवस्था बनाई गई। और यही नहीं, जनता के द्वारा चुने गए इन जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा बीमा का कवर देने का काम भी पहली बार हुआ है। सरकार ने इस मंशा को बहुत स्पष्ट किया है कि क्षेत्र पंचायत को हम लोग मनरेगा से अधिक उनके साथ हम उनको उन कार्यों के साथ जोड़ सकें, इसका अधिकार भी हम इनको देने की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। और इसीलिए जो सरकार आपके माध्यम से विकास को प्राथमिक रूप से आगे बढ़ा करके विकास की जो महत्वपूर्ण धुरी होती है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यहां से चुने गए जनप्रतिनिधियों को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो, प्रोत्साहित कर रही हो, उनके साथ मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हो, मुझे लगता है उससे जुड़े हुए जनप्रतिनिधि जब आगे बढ़ेंगे तो न केवल विकास होगा बल्कि उस विकास का श्रेय आपको भी मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसीलिए मैं आप सबसे मेरा अनुरोध होगा, भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी 27 सीटों पर स्वयं अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जो शेष 27 सीटों पर जिनके बारे में भी प्रदेश अध्यक्ष ने अभी आपके सामने कहा है, वे सभी प्रत्याशी आपके बीच में, वे सभी पूरे प्रदेश के अंदर अपनी अपनी सीटों पर प्रचार कार्य कर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश बोर्ड के इंटरमीडिएट के अंग्रेजी के पेपर लीक की परीक्षा में गिरफ्तार DIOS बलिया ब्रिजेश मिश्रा के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है।
प्रयागराज और लखनऊ जिले में उनकी काफ़ी संपत्ति है। साथ ही शिक्षा विभाग में उनके खिलाफ भ्रष्ट और दागी छवि के अधिकारी के रूप में भी गिना जाता है। यूपी बोर्ड 12वीं के अंग्रेजी पेपर लीक मामले में निलंबित और गिरफ्तार बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा प्रयागराज और लखनऊ समेत कई जिलों में बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। वहीं अगर प्रयागराज जिले की बात करी जाए तो सिविल लाइंस के हनुमान मंदिर के पास करोड़ों की कोठी है इनकी, और झांसी में कई एकड़ में उनका फार्म हाउस भी है। इतना ही नहीं, उनके पास यूपी के साथ साथ बिहार में भी संपत्ति है। वहीं बिहार में भी ब्रजेश मिश्रा के पास एक आलीशान मॉल होने की बात कही जा रही है। ब्रजेश मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब एसटीएफ ने उनकी संपत्ति की जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि ब्रजेश मिश्रा ने ये सारी संपत्तियां अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी हैं। ब्रजेश मिश्रा पर पहले भी कई बार शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। निलंबित डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा प्रयागराज में 2007 और 2009 तक बेसिक शिक्षा अधिकारी के तौर पर तैनात थे। तब भी उन पर शिक्षकों की जांच के नाम पर बेवजह निलंबित करने और फिर बहाल के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगा था। तत्कालीन डीएम आशीष कुमार गोयल ने ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के आदेश दिए थे। तब ब्रजेश मिश्रा राजनीतिक संबंधों के कारण बच गए थे। गौरतलब है कि यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से बलिया के डीआईओएस के पद पर तैनात ब्रजेश मिश्रा को निलंबित कर दिया गया था। ब्रजेश मिश्रा के साथ ही अभी तक 22 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। योगी सरकार ने पहले नकल कराने वालों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने की बात भी कही थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।